नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, आस्क योर क्वेरीज। तो देखिए, आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, चाहे फिर वो सीयू सेट से रिलेटेड हो, इपमेट से रिलेटेड हो, डीयू जेट से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी करियर रिलेटेड आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपकी जो भी क्वेरी है। मैं कोशिश करूंगा आज मैं सबके रिप्लाई कर सकूं, और बेशक मुझे रात हो जाए लेकिन आज मैं आप सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ देखिए, जो भी मोस्ट कॉमन क्वेरीज होती हैं जो मेरे पास अक्सर आती हैं, उन क्वेरीज को मैं इस वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट करने वाला हूं। और देखिए, जैसे मान लीजिए 200 से 300 स्टूडेंट्स अक्सर पूछ लेते हैं सीयू सेट के बारे में, तो सेम क्वेरी होती है लेकिन 200 से 300 स्टूडेंट पूछ लेते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर वही क्वेरीज क्लियर करने की जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्वेरी नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं फिलहाल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की फीस रिफंड कैसे होगी। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं हमारे कोर्सेज के, उनका भी एडमिशन हुआ है, बाकी स्टूडेंट भी पूछते हैं कि अगर हमारा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी फीस रिफंड हो जाएगी। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जितनी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन प्रोसीजर कभी भी पोस्टपोन क्यों नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है? इसके ना दो रीज़न हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि इसका ये रीज़न हो सकता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है अपने रूल्स को लेकर, तो वो लोग एडमिशन प्रोसीजर को पोस्टपोन नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कर देती है। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि ये यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपकी जो फीस रिफंड है वो हम लोग 1 महीने तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। एंड जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे फिर वो IPM हो, डीयू जेट हो, उनके एडमिशन्स 3 महीने के बाद ही लगभग होंगे, फाइनल एडमिशन्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो फिर उसकी फीस रिफंड नहीं होगी। जो फीस उसकी 1 लाख होती है, किसी किसी के अंदर 3 लाख फीस है, तो अगर फीस रिफंड नहीं होगी तो वो फिर ट्राई ही नहीं कर पाएगा किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर किसी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से अक्सर चीज़ें चलती हैं। तो इसकी मतलब इस सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो सेंट्रल कैंपस की काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है जो कि बेंगलोर के अंदर है। अगर आपका उस कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा बहुत सिक्योर है। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे कैंपस के अंदर एडमिशन हो रहा है तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी दूसरे कैंपसेस के बारे में, फीस रिफंड के बारे में, तब आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर सेंट्रल कैंपस में हो रहा है तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे कैंपसेस के अंदर हो रहा है तब आप सोच सकते हैं उस यूनिवर्सिटी को छोड़ने की और दूसरी जगह पर अप्लाई करने की, लेकिन सेंट्रल कैंपस बेस्ट होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की, और नेक्स्ट क्वेरी जो है वो है डीयू जेट एंड IPU की डेट्स को लेकर। क्योंकि देखिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की डेट्स आ चुकी हैं, उन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। जैसे कि इपमेट की आ गई है, आपके जो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी आ चुकी है, इसके अलावा सिम्बोसिस की आ गई है, एनपेट नार्से मुंजे की आ गई है। लेकिन डीयू जेट और IPU की अभी तक डेट्स नहीं आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी तक डेट्स नहीं आई है। तो उनकी डेट्स क्या होंगी। तो देखिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पशन लगा सकता हूँ कि कब आएंगी। तो जो डीयू है या फिर IPU है, उनकी डेट्स आती है आपके जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। तो आप लगाकर चलिए कि बोर्ड के एग्जाम्स आपके करीब 1 महीने के बाद ही होने वाले हैं, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो शायद 1 महीने के बाद ही आएंगे, और जो आपके एग्जाम्स होंगे वो करीब करीब आपके पास 2.5 महीने से 3 महीने तो कम से कम है प्रिपरेशन के लिए। अभी तो उनके एंट्रेंस नहीं होने वाले, लेकिन हाँ उनके फॉर्म्स जरूर आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक एजम्पशन है, फाइनल किसी को भी नहीं पता कि कब आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी सबसे ज्यादा आती है वो है सीयू सेट के बारे में। एंड आई होप आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि सीयू सेट के बारे में भी कुछ बताओ। तो देखो, अक्सर जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि सीयू सेट की प्रिपरेशन हम लोग अभी से शुरू करें या फिर नहीं करें। तो बिल्कुल क्लियरली मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। देखो, सीयू सेट जो है वो फिलहाल कंफर्म नहीं है, और जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आपके पता नहीं कब होने वाले हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर सीयू सेट हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बाय चांस मान लीजिए अगर सीयू सेट होता भी है, गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म करती है कि सीयू सेट होगा, तो आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया और कल आपका एंट्रेंस एग्जाम
एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट आपको कम से कम 1 महीना तो देगी प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसके अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी आप फिलहाल क्या कर सकते हो, अभी जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसके बारे में आप थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहिए, आप थोड़ा बहुत जीके वर्बल एलआर के बारे में पढ़ते रहिए, क्वांट्स के बारे में पढ़ते रहिए। बाई चांस अगर सीयू सेट हो जाता है तो थोड़े से आप प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन आपको अभी कोर स्टडी करने की जरूरत नहीं है सीयू सेट के अंदर, मतलब बिल्कुल पागल होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पर अक्सर जीके वर्बल एलआर एंड क्वांट्स की पोस्ट डालते रहते हैं, और जो हमारी स्टोरीज होती हैं उसके अंदर आपके अक्सर क्विज होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा पेज है जिस पर आप थोड़े से एक्टिव रहते हैं जीके वर्बल एलआर एंड क्वांट्स को लेकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए हैं कि सीयू सेट की प्रिपरेशन कंफर्म होने के बाद ही आपको करनी है, उससे पहले आप अपने बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है जीके वर्बल एलआर क्वांट का, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कोर स्टडी करने की कोशिश मत करो, उसके अंदर पागल होने की कोशिश मत करो। इसके बाद जो हमारी क्वेरी आती है वो एक क्वेरी हमारे कोर्स से रिलेटेड भी आती है कि आपका जो कोर्स है बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए डीयू जेट इपमेट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी, तो उनके आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कराते हो, तो आपकी जो फैकल्टी है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये भी एक क्वेरी आती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, डीयू जेट के टॉपर हैं, जो खुद 7 टाइम्स आईआईएम कोल होल्डर हैं, 99 परसेंटाइल जिन्होंने कैट में स्कोर किया है। तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है, ऐसी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो पसंद आते हैं तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। इसके बाद जो क्वेरी आई होप आप समझ गए हैं कि एक प्रमोशन था। so, इसके बाद जो क्वेरी आती है वो होती है कि आईआईएम रांची का एडमिशन प्रोसीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपका आईआईएम इंदौर है उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सबको पता है, इपमेट इंदौर देना है। जो आपका आईआईएम रोहतक है उसके बारे में सबको पता है, इपमेट रोहतक देना है। जम्मू एंड बोधगया के लिए आपको जिपमेट देना है। लेकिन आईआईएम रांची का एडमिशन प्रोसीजर क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए बात करते हैं आईआईएम रांची के बारे में। तो अगर आप आईआईएम रांची के अंदर आईपीएम का कोर्स करना चाहते हो तो आईआईएम रांची का खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। सबसे पहले आपको या तो आपको सेट का एग्जाम देना होता है या फिर आपको इपमेट इंदौर का एग्जाम देना होता है। तो दोनों में से अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईएम रांची के अंदर। तो मान लीजिए जैसे ही आप आईआईएम रांची की वेबसाइट ओपन करेंगे वहां पर आपको आईपीएम के एडमिशन सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको कॉलम मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको वहां पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आईआईएम रांची आपसे पूछता है वो यही होता है कि क्या आपने सेट या फिर इपमेट इंदौर के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। सो अगर आपने वहां पर अप्लाई नहीं किया होता तो आप आईआईएम रांची के फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको वहां पर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद यहां पर येस क्लिक करना है, फिर आपकी 2000 फीस सबमिट होती है एंड देन उसके बाद आपका आईआईएम रांची का फॉर्म सबमिट हो जाता है एंड उनके स्कोर्स के बेसिस पर, आईआईएम इंदौर के स्कोर के बेसिस पर आपको आईआईएम रांची के अंदर भी एडमिशन मिलता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है आईआईएम रांची का। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की जो पूछी जाती है, और ये भी मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि हम नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग बीबीए बीएमएस कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 2 ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाते हैं। एक तो आपके लिए डीयू जेट बंद हो जाता है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीबीए बीएमएस बीबीई नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो ऑप्शन बंद हो जाता है वो है नार से मोंजे का, आप एनपेट भी नहीं दे सकते। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, आप आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सबके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ साथ आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, 5 कैंपसेस हैं। इसके अलावा आप सिम्बायोसिस में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप जेवियर्स में जा सकते हो। इसके अलावा आप आईपीएम दे सकते हो, आईआईएम इंदौर से, रोहतक से, जम्मू बोधगया एंड रांची से। तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सिर्फ डीयू जेट एंड एनपेट आपके लिए ऑप्शंस बंद हो जाते हैं जो भी नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि हम लोग नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्या हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो देखिए आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते, आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 चीज़ें हैं, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम ऑनर्स वो स्टूडेंट करते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स होती है 12th क्लास के अंदर, एंड प्रोग्राम वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती। तो आपके लिए अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। मान लीजिए एसआरसीसी जो है वो बीकॉम ऑनर्स कराता है, हिंदू कराता है, हंसराज कराता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीकॉम प्रोग्राम नहीं कराते। जैसे कि ये जितने भी कॉलेजेस बताए हैं ये ऑनर्स करवाते हैं। अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम की बात करूँ तो वेंकटेश्वरा है, रामजस कॉलेज है, केएमसी है, एचजीटीबी खालसा कॉलेज है, डीसीएससी कॉलेज है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये बीकॉम प्रोग्राम कराते हैं। उनके बारे में आपको रिसर्च करना होगा कि कौन से कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट ऑफ 4 किस तरह से कैलकुलेट होता है। और आज की हमारी ये लास्ट क्वेरी भी है। तो देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, चाहे फिर वो DU जेट के अंदर ले रहे हो या फिर किसी भी कोर्स के अंदर ले रहे हो, बेस्ट ऑफ 4 एंड बेस्ट ऑफ 3 का जो फंडा है वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं BA का, BA ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं, BA प्रोग्राम आप कर रहे हैं, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं मान लीजिए BCom का, BCom ऑनर्स या फिर BCom प्रोग्राम, तो उन सभी के अंदर आपको बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे एंड 1 आपकी लैंग्वेज होगी। जिस भी लैंग्वेज के अंदर हिंदी या इंग्लिश या फिर जो भी आपने पढ़ी है जिसके अंदर ज़्यादा मार्क्स है वो आपको काउंट करनी है एंड 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं। उनको मिलाकर आपका एडमिशन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज कैलकुलेट होती है। अगर मैं बात करूं बेस्ट ऑफ 3 की, तो देखिए जो आपकी BSc के कोर्सेज है, एक्सेप्ट 2 अलग कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, उनके अंदर बेस्ट ऑफ 4 होता है। जो बाकी कोर्सेज है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं, बॉटनी ऑनर्स हो गया, तो इनके अंदर बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट होता है। अगर आप PCM से है तो सिर्फ PCM काउंट होगा, अगर आप PCB से हैं तो सिर्फ PCB काउंट होगा। तो इस तरह से आपका एडमिशन होता है इनके बेसिस पर। अभी CUSET कंफर्म नहीं है, तो आप लगाकर चलिए कि मेरिट बेस्ड एडमिशन है। जिस दिन CUSET कंफर्म हो जाता है उस दिन आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, लेकिन अभी तो मेरिट बेस्ड ही है। इसके अलावा DU जेट की हम लोग बात कर लेते हैं। DU जेट के अंदर बेस्ट ऑफ 4 किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो देखिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो BBA, BMS और BBE के अंदर, तो आपको DU जेट देना होता है और इसके अंदर आपका एडमिशन होता है। DU जेट को 65% की वेटेज दी जाती है एंड आपके 12th क्लास की परसेंटेज को 35% की वेटेज दी जाती है। और जो आपके बेस्ट ऑफ 4 होते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश को इंक्लूड करना कंपलसरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप DU जेट नहीं दे सकते, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA, BMS और BBE नहीं कर सकते हो। सो आई होप आपकी मतलब लगभग जो क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं कोशिश करूंगा सभी लोगों के रिप्लाई करने की। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स प्लस डेमो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हम लोग आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, BBA, BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो शुक्रिया।